गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बेटा, आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा जिसमें मैंने डिग्री ऑफ मतलब डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक कोई सॉल्ट जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, कोई सॉल्ट एसोसिएट हो जाता है, तो उनका जो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता है। तो अब क्योंकि मॉलिक्यूलर मास उनका अगर डिसोसिएशन हो जाए तो कम आएगा, एसोसिएशन हो जाए तो ज़्यादा आएगा। तो अब कोई सॉल्ट कितना डिसोसिएट हुआ है या कितना एसोसिएट हुआ है, उसके लिए हमने एक आई फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर का बता रही हूँ। आज हम एक नई टर्म पढ़ेंगे, दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, न्यूमेरिकल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना आता है, इसीलिए बेटा ये मैं आपका करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर मैं बात कर लूँ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, पहले आप निकालना सीख लें। एट लास्ट तो आपको जो है एक फॉर्मूला ही याद करना है, वो मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं। सपोज़ आपने कोई पार्टिकल लिया, उसके जो है आपने शुरुआत में जो है आपने एन पार्टिकल लिया, ठीक है, उसके जो है प्रोडक्ट में जाके एन नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बन गए हैं। ठीक है, सपोज़ आपने ए पार्टिकल लिया है और उसके जो है, अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आपने KCl लिया तो वो डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा बेटा, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो जो एक पार्टिकल आपने KCl लिया था वो दो पार्टिकल में डिवाइड हो गया, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो सिमिलरली यहाँ पे आपने ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए हैं जो डिसोसिएट होके एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन गए। ठीक है, अब ये नहीं पता ना कि यहाँ पे N1 हो सकता है, N2 हो सकता है, N3 हो सकता है, N4 हो सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। अब डिसोसिएटेड, सपोज़ ये आपने 1 मोल लिया, इसके में डिसोसिएशन कितना हुआ, अल्फ़ा। तो जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही ये वाला पार्टिकल बनेगा। तो अगर ये अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ है तो उसके n नंबर ऑफ मोल बनेंगे, तो n अल्फ़ा। ठीक है, रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ अल्फ़ा, और क्योंकि प्रोडक्ट में n नंबर ऑफ मोल बन रहे हैं तो n अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, अब आपने शुरुआत में सपोज़ ये जो पार्टिकल है ये 1 मोल लिया था। ठीक है, डिसोसिएट कितना हो गया, अल्फ़ा। तो अब आपके पास बचा कितना, आपने लिया था 1 और उसमें से डिसोसिएट हो गया अल्फ़ा, तो बचा कितना आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा। और इस केस में आपने जो है जितना ये डिसोसिएट होता है उतना ही ये बनता है, क्योंकि ये तो शुरू में ज़ीरो था। जब रिएक्शन आपने शुरू किया तो सिर्फ रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट तो था ही नहीं। तो ये कितना था, ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस एन अल्फ़ा, तो ये एन अल्फ़ा ही रहेगा, माइनस का निशान नहीं लगाएंगे बिकॉज ये कंसनट्रेशन है वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से आपके पास ये पता लग गया कि आपने जो रिएक्टेंट था वो 1 मोल लिया, उसमें से कितना डिसोसिएट हो गया, अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया, तो आपके पास एट लास्ट क्या बचा, 1 माइनस अल्फ़ा। प्रोडक्ट शुरुआत में बना नहीं था तो उसका अमाउंट 0 है, जितना ये टूटा उतने ही उसके नंबर ऑफ मोल बने, तो ये एन अल्फ़ा बना, तो 0 माइनस एन अल्फ़ा, ये एन अल्फ़ा। अब आपको पता है आई कैसे निकालते हैं। पिछले लेक्चर मैंने 3 फॉर्मूले करवाए थे। आई था एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट, या था नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास बचे हैं, ये देखो, ये लेफ्ट है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। ठीक है, रिएक्टेंट के 1 माइनस अल्फ़ा बचे हैं, प्रोडक्ट के एन अल्फ़ा बचे हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने लिए थे, आपने 1 पार्टिकल लिया था, तो डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो यहाँ से आप आई निकाल लेंगे, आई आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। यही इम्पॉर्टेंट है, यही आपने याद रखना है कि अल्फ़ा फॉर डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए आपको यही जो है याद रखना है। ओके, अब इधर आ जाएं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है बेटा, पार्टिकल जुड़ते नहीं है, पार्टिकल टूटते नहीं है, पार्टिकल जुड़ते हैं, मतलब अटैच होते हैं। तो देखो, शुरुआत में आपने जो रिएक्टेंट है आपका Na लिया है और वो An जो है उसका टूट के जो है वो हाफ हो गए, इसके आपने n नंबर ऑफ मोल लिए। अब क्योंकि पार्टिकल जुड़ गए तो वो कम हो गए, तो वो An जो है वो बन गया है। ठीक है, तो ये आपने शुरुआत में 1 लिया और ये 0 है। एसोसिएशन कितनी हुई,
आपने 1 लिया था उसमें से अल्फ़ा एसोसिएट हो गए। तो अगर बेटा एसोसिएट हो गए तो जब एसोसिएशन होगी तो वो आधा रह जाएगा, मतलब अल्फ़ा बाय n हो जाएगा। अब n जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जितने पार्टिकल एसोसिएट हुए n उसके हिसाब से है। यहाँ पे डिसोसिएशन थी तो वो पार्टिकल्स इंक्रीज़ कर रहे थे, KCl 1 था, 1 से 2 में बट रहा था। अब यहाँ पे एसोसिएशन हुई है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना देंगे, तो अल्टीमेटली अल्फ़ा बाय n बनेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि अगर आपने अल्फ़ा एसोसिएट हुआ तो एसोसिएशन होकर उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाता है, तो अल्फ़ा बाय n हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चा कितना, आपने 1 लिया था, 1 में से एसोसिएट कितना हो गया अल्फ़ा, तो 1 माइनस अल्फ़ा। ये आपने 0 लिया था, 0 में से एसोसिएट कितना हो गया अल्फ़ा बाय n, तो 0 माइनस अल्फ़ा बाय n, ये अल्फ़ा बाय n नहीं बचा। आई कैसे निकालोगे, दैट इज़ 1 माइनस, ये सारा जोड़ दो कि जो पार्टिकल्स लेफ्ट हैं, पार्टिकल्स लेफ्ट क्या है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन डिवाइडेड बाय 1 आ गया। तो यहाँ से जो है आप सॉल्व करके i माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n, यहाँ से जो सॉल्व करके अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज़ आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा n 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1, ये अल्फ़ा एसोसिएशन का है। ठीक है, तो आपने इसमें से दो चीज़ें याद रखनी, डिसोसिएशन के लिए अल्फ़ा i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, और एसोसिएशन के लिए अल्फ़ा n 1 माइनस आई अपॉन i माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूला से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। याद आपने यही रखना है कि एसोसिएशन में जो पार्टिकल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो तो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन पार्टिकल 2 से 1 हो जाएंगे, और डिसोसिएशन में जो है पार्टिकल्स जो हैं 1 से आगे इंक्रीज़ कर जाएंगे, 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 3 बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको आई की वैल्यू पता लग गई है। ओके, अब मैं इसके न्यूमेरिकल लेती हूँ। न्यूमेरिकल से आपको शायद ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, क्योंकि बेटा ये पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखो पहला न्यूमेरिकल है, calculate amount of KCl which must be added to 1 kg of water so that freezing point is depressed by 2 Kelvin. Kf for water is this. अब देखो बेटा, आपको जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट, देखो इन्होंने बोला है कि KCl का अमाउंट कैलकुलेट करो जिसको 1 किलोग्राम पानी में डिज़ोल्व किया, और फ्रीजिंग पॉइंट पानी का दे रखा है इतना केल्विन जो है वो डिप्रेस कर गया, Kf भी पानी का दे रखा है। तो आपको मैंने बताया था जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट टर्म आएगी तो आपके दिमाग में फॉर्मूला क्या आना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। लेकिन क्योंकि बेटा KCl है, ये पार्टिकल डिसोसिएट हुआ होगा, तो आपने कौन सी टर्म यूज़ करनी है, आई। आप जो है आई टर्म हमेशा ही लगा देना, चाहे आपको पता हो ये डिसोसिएट हुआ है चाहे एसोसिएट हुआ है, ना पता हो आपने आई टर्म इंट्रोड्यूस कर देनी है। क्योंकि बेटा अगर आप आई टर्म लगा दोगे तो आपको जो है, अगर वो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होगा तो आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर वो डिसोसिएट एसोसिएट हुआ होगा तो आपको देख के पता लग जाएगा और आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो हमेशा हर टर्म के साथ आई वैल्यू इंट्रोड्यूस करनी है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KFM, जिसमें कि आई कैसे पता लगेगा आपको, क्योंकि KCl है तो KCl कितने पार्टिकल में डिसोसिएट हुआ, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो आई यहाँ पे कितना आ गया 2, एक पार्टिकल से 2 में डिसोसिएट हो गया ना, तो आई इज इक्वल टू 2 आ गया। KF आपको दे रखा है, KF दे रखा है 1.86, डेल्टा TF आपको 2 केल्विन दे रखा है, पानी का भार 1 किलोग्राम दे रखा है। तो बस सब कुछ पुट कर दो। मोलैलिटी क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो डेल्टा TF आपको 2 दे रखा है, आई आपकी वैल्यू भी आपको 2 आई है, KF की वैल्यू 1.86 है, W भी आपको निकालना है। मॉलिक्यूलर मास देखो बेटा, K का होता है 39, Cl का होता है 35.5, तो इनको ऐड कर दोगे 39 प्लस 35.5। ठीक है जी। पानी का भार आपको 1 kg दे रखा है, लेकिन आपको पानी का भार ग्राम में चाहिए, तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो आप 1000 ग्राम पुट कर दोगे। अल्टीमेटली आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 40.05 ग्राम। ठीक है, तो जैसे ही आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM लगा देना है। और क्योंकि बेटा KCl था तो आपको पता है ये डिसोसिएट हुआ होगा, तो इसके साथ आई टर्म इंट्रोड्यूस करनी है। तो आपको अगर याद भी हो या नहीं, चाहे ना याद हो कि आई लेना है या नहीं लेना, डिसोसिएट हुआ या एसोसिएट हुआ, आपने आई इंट्रोड्यूस करना ही करना है ताकि आपको न्यूमेरिकल गलत ना हो। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं।
ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल इज एट 25 डिग्री सेल्सियस 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए इन 100 मिलीलीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन गिव एन ऑस्मोटिक प्रेशर 2.5 एटमॉस्फेयर। कहता है 25 डिग्री सेल्सियस पे 3 ग्राम कोई सॉल्यूट है, उसको 100 ml पानी में डाला, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2.5 एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सॉल्यूट? कहता आपने बताना है कि सॉल्यूट एसोसिएट हुआ या डिसोसिएट हुआ, अगर इसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो है 246 है। ठीक है। अब आपने ये बताना है कि इसमें एसोसिएशन हुई है या नहीं हुई, या डिसोसिएशन हुई या नहीं हुई। तो अब आपको पता है, आपको क्या टर्म दिख रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, P इज इक्वल टू CRT। सी को अगर आप खोल के लिखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो NB/V इंटू RT। अब क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन का सवाल है तो इनके आगे क्या इंट्रोड्यूस करोगे, I। तो P इज इक्वल टू ICRT। ठीक है। सी होता है NB/ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू RT। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को आप लिख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो WB/MB। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू I WB/MB इंटू R इंटू T/V। अब देख लो सब कुछ गिवन है। टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करोगे तो 298 केल्विन आएगा। ठीक है। आई की वैल्यू आपने निकालनी है। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 2.5, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 3 ग्राम। आई की वैल्यू आपने निकालनी नहीं है, आई की वैल्यू तो बतानी है आपने, एसोसिएट हुआ या डिसोसिएट। ठीक है। तो अब आप में इसमें आपको आई कोई कुछ नहीं दे रखा है, देखो कोई सोल्यूट ही नहीं दे रखा। ठीक है। और तो यहाँ पे आई की वैल्यू आप 1 ही मान लोगे, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि वो एसोसिएट हुआ या डिसोसिएट हुआ। ठीक है। WB/MB आप निकालोगे, आर की वैल्यू 0.0821 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 298। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आप MB निकालोगे, ये वाला MB आपको पुट नहीं करना, ये आपको गिवन है कि ऑब्जर्व्ड कितना है। तो यहाँ से आपका MB आया 293। अब आपका MB आया है 293, जो आपको एक्सपेरिमेंटल दे रखा है वो 246 है, मतलब जो आपने कैलकुलेट किया है वो 293 आया, एक्सपेरिमेंटल जो है आपको वो 246 दे रखा है, ऑब्जर्व्ड आपका 246 है। अब देखो आपका जो है वो ज़्यादा आया है, अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा आया गिवन से, इसका मतलब जो पार्टिकल है वो एसोसिएट हुआ होगा। तो आपने लिखना है क्योंकि सिंस आपका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा आया है गिवन मॉलिक्यूलर वेट से, तो जो है इसका इट विल अंडरगो एसोसिएशन। ठीक है। देखो बेटा, या तो आप ऐसे कर लो, इस तरह के मेथड से कर लो। अगर आपको ये मेथड यूज़ नहीं करना तो आप सिंपली क्या करो कि जो आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है ना, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, आपको एक बार पता लग जाएगा। अगर आपने इस मेथड से नहीं करना, देखो P इज इक्वल टू I इंटू WB/MB इंटू R इंटू T/V। ठीक है। यही था आपके पास गिवन सब कुछ। तो अब P की वैल्यू दे रखी है 2.5, आई निकाल लो आप। ठीक है। मास आपको कितना दे रखा था, मास इज 3, मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा था 246, R 0.0821, ये तो आपको पता है, तो याद ही होना चाहिए, 298, और वॉल्यूम आपको दे रखा था, वॉल्यूम इज़ 100 ml। ठीक है। तो ये सब कुछ आपको गिवन था। ठीक है। तो आप यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लो। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इट विल अंडरगो डिसोसिएशन, और अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इट विल अंडरगो एसोसिएशन। ठीक है। तो अगर आई की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 आई तो डिसोसिएशन हुई होगी, आई की वैल्यू लेस देन 1 आई तो एसोसिएशन हुई होगी। तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर इस मेथड से नहीं निकालना तो फिर इस तरह से निकाल लो कि पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो, और जो आपको गिवन मॉलिक्यूलर मास है उससे अगर आपका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा आए तो एसोसिएशन हुई होगी, और अगर कम आए तो डिसोसिएशन हुई होगी। ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास की टर्म में निकालना है तो अगर मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन आए तो एसोसिएशन, मॉलिक्यूलर मास लेस देन आई गिवन से तो डिसोसिएशन। आई की वैल्यू के केस में उल्टा है, अगर आई ग्रेटर देन 1 आए तो डिसोसिएशन, लेस देन 1 आए तो एसोसिएशन। तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो मेथड ज़्यादा इजी लगता है आप वो फॉलो करें, जो आपको अच्छा लगे वैसा कर लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ KCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट 0.24 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन। अब देखो, कई बच्चे बुक्स में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन निकालने के टाइम पे सारा पहले कैलकुलेट किया होगा कि इसको अल्फ़ा माना, फिर 1 माइनस अल्फ़ा, फिर ये। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अल्फ़ा डिसोसिएशन का फॉर्मूला लर्न कर लेना है बस।
ठीक है। जैसे ही आपको पता लगा कि इसमें क्या निकालनी है, इसमें देखो KCl है और आपने परसेंटेज डिसोसिएशन निकालनी है, मतलब आपने अल्फ़ा फॉर डिसोसिएशन निकालनी है। तो अल्फ़ा डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है I-1/n-1। ये आपको कैसे पता लगेगा कि डिसोसिएशन हुई है? एसोसिएशन सॉल्ट को देखो, KCl है, KCl बेटा डिसोसिएट होकर क्या देगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 2, क्योंकि n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वैसे तो I भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर ही होता है, लेकिन यहाँ पे n को 2 मानना है, I को 2 नहीं मानना। I इसमें पहले आप निकालोगे, आएगा तो वो नियर अबाउट 2 ही, पर इस केस में आपको I निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखो सीधा फॉर्मूले में जब परसेंटेज आयनाइजेशन बोला हो तो सीधा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। आपने फॉर्मूला लिख लेना है I-1/n-1, ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला है। अब I की वैल्यू आपको दी नहीं है तो I की वैल्यू किससे निकालोगे? देखो यहाँ पे लिखा है फ्रीजेज एट, जैसे ही आपने वर्ड देखा फ्रीजेज तो आप फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा TF = I/KFM। यहाँ से आप I निकालोगे क्योंकि डेल्टा TF आपको दे रखा है 0.24, KF आपको दे रखा है 1.86, WB मास ऑफ सॉल्यूट आपको 0.5 ग्राम दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास KCl है तो मॉलिक्यूलर मास उसका K का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5, 74.5 आ जाएगा, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ वाटर, पानी का वेट 100 दे रखा है। यहाँ से आपके पास I आ जाएगा 1.92, ठीक है। आपके पास I क्या आ गया, 1.92, पर आपने I तो निकालना नहीं, आपने क्या निकालना है, अल्फा डिसोसिएशन। तो अल्फा डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I-1n-1। I आपका आया 1.92, 1.92 - 1, n कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, KCl कितने पार्टिकल में रूट है, 2 पार्टिकल में, तो 2 - 1, तो ये आ गया 0.92। पर आपने अल्फ़ा परसेंटेज निकालनी है तो 0.92 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 92%। तो इस तरह से आपको सिर्फ अगर ये फॉर्मूला याद हो अल्फ़ा डिसोसिएशन का तो आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एसोसिएशन का भी ले लेते हैं। देखो 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, कहता बेंजोइक एसिड है। अब ये सॉल्यूट हो गया क्योंकि इसको डिजॉल्व किया है 25 ग्राम बेंजीन में, बेंजीन क्या हो गया, सॉल्वेंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है 1.62, ठीक है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF भी दे रखा है 4.9। कहता परसेंटेज एसोसिएशन निकालो। अब देखो परसेंटेज एसोसिएशन मतलब अल्फा एसोसिएशन, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पहले लिखना है। अल्फा एसोसिएशन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, n1 - I/n-1, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, एसोसिएट कितने मॉलिक्यूल हुए, इन्होंने कहा डाइमर बन रहा है, एसोसिएशन इफ इट फॉर्म डाइमर, डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए, मतलब n की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है, 2। अब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू तो मुझे पता है, I की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो I की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगी, मैं देखूंगी कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, तो मैं फॉर्मूला लगा लूँगी डेल्टा TF = I/KFM, वेयर मोलैलिटी क्या होती है, मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड आप निकालोगे 122 आएगा, ठीक है। बेंजोइक एसिड होता है C6H5COOH, ठीक है। ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। या आप ऐसे देख लो, बेंजोइक एसिड होता है, ये बेंजीन होता है ना, बेंजीन के ऊपर COOH होता है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर COH, इसको कैलकुलेट करोगे 122 आ जाएगा बेंजोइक एसिड, ओके। तो बेंजोइक एसिड डेल्टा TF आ गया आपका 1.62, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, हाइड्रोजन देख लेना 1 2 3 4 5 और 6, H6 हाइड्रोजन 6 हैं, नहीं C6H5 ही है, ये वाला 6वां ले तो लिए यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है। 7 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 122 आएगा। तो डेल्टा TF 1.62 केल्विन दे रखा है, I आपको निकालना है, KF 4.92 दे रखा है, मोलैलिटी में मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 122, 1000 मास ऑफ वाटर 25 दे रखा है। तो यहाँ से आपके पास I आ जाएगा बेटा 0.504, जब आप कैलकुलेट करोगे 0.504 आ जाएगा। अल्फा एसोसिएशन का फॉर्मूला आपको बताया n1 - I/n-1, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने एसोसिएट हुए थे, डाइमर बना थे तो 2 पार्टिकल, I की वैल्यू पुट कर दोगे 0.504, n-1 2 - 1, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे अल्फा एसोसिएशन आएगा 0.992, लेकिन आपको परसेंटेज अल्फा एसोसिएशन निकालनी है तो 0.992 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 99.2% आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी मेथड है डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद है, अदरवाइज़ आपको लेंदी वे में जाना पड़ेगा जैसा बुक में दे रखा है, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।